राइट, सो अब हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा, और हमने देखा कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड कैसे करते हैं, जो कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टेबल है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी हैं। और इसी की अप्रूव करने के लिए, इसके अप्रूवल में एक थ्योरम है जिसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इसका यूज़ आपको स्टैटिस्टिक्स में जगह जगह मिलेगा। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस हैं, वो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव है, एंड देन हमारे पास इन्फ्रेंशियल। तो इन्फ्रेंशियल के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है जिसमें हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग करते हैं, और एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, and around 80% of the statistics is inferential and parametric testing statistics। उसके लिए डाटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे प्लॉट होना ज़रूरी है। मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डाटा तो वो पैरामेट्रिक टेस्टिंग होगी। तो इसलिए जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करती है, उसी की तरह नज़र आती है। तो ये अंडरस्टैंड करना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना और फिर इसका इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी इसेंशियल, and this is rather very interesting if you know try to understand it। और अगर ये आपको समझ आ जाए तो इसके बाद जितने भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है। So a sampling distribution is the probability distribution of a sample statistic that is formed when the sample of size n are repeatedly taken from a population। So this is a kind of question which I have already actually solved on the whiteboard in a class। आपके सामने सॉल्व किया था, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और बड़ी आराम आराम से इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े एलेबोरेटिवली कम्युनिकेट किए जा सकें। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, और मोस्टली केसेस में हमें पॉपुलेशन का अंदाज़ा ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। किसको पता है कि कोविड-19 जितने लोग विक्टिम है इसके, उसकी पॉपुलेशन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो हमें पॉपुलेशन का अंदाज़ा ही नहीं है। तो जो हम लोगों के टेस्ट कर सकते हैं, लोगों पे मुख्तलिफ डाटा उनका कलेक्ट करके उसके बारे में जान सकते हैं, तो हम सिंपली सैंपल्स बना सकते हैं। और पाकिस्तान का सैंपल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज सैंपल्स, और अमेरिका का सैंपल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम यूके सैंपल। तो ये मुख्तलिफ सैंपल्स सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, बिकॉज सैंपल इज़ द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो सैंपल्स हैं इनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्रिएट करनी है जिसका हम नाम देंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे पास एक एन साइज है सैंपल का, पर हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने 2 एलिमेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करना है, और टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स में से हम दो दो के कितने सैंपल बना सकते हैं? टोटल 16, यानी कि 2 जो कि सैंपल साइज है रेज़ टू पावर 4, व्हिच इज एक्जेक्टली द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। तो दैट इज लाइक 16 सैंपल्स। तो टोटल हम 16 सैंपल्स बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखिए जी, ये हमारे पास सैंपल्स हैं जो कि हमने कलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट कर लें। नंबर 1, द मीन ऑफ सैंपल मीन्स। हम जितने भी सैंपल्स लेंगे, यहाँ पे एक बार इसको देख लें कि आपने एक सैंपल लिया, सैंपल 1, उसका मीन है। पॉपुलेशन मीन आप म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन म्यू से डिनोट होता है, लेकिन सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। सो एक्स बार 1 क्या है? सैंपल मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल। सैंपल मीन ऑफ द सेकंड सैंपल इज एक्स बार 2 एंड हेंस सो ऑन। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने? 6 सैंपल मीन है। हमने 6 सैंपल लिए, हर किसी का अपना मीन है। तो अब हम इन मीन की, ये जो सैंपल मीन्स है, सैंपल मीन 1, सैंपल मीन 2, सैंपल मीन 3 एंड सो ऑन, हम इनकी भी एवरेज ले सकते हैं। कैसे? इनकी वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा सैंपल मीन्स का। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मीन ऑफ सैंपल मीन्स। अगर एक पॉपुलेशन में जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हों, ठीक है, एक पॉपुलेशन में से जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हों, हम वो सारे के सारे सैंपल ले लें, तो उनका जो मीन होगा हर सैंपल का, उन सारे मीन्स का जो एवरेज होगा,
जो उनका मीन होगा, मतलब सारे सैंपल के जो मीन है, सैंपल मीन्स, सो द मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन्स वुड बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, इसको जब हम एग्जाम्पल के साथ अभी देखेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। और फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट पॉपुलेशन मीन है उनकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन हम मालूम कर सकते हैं, तो इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसका फॉर्मूला ये है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, एन मीन्स द सैंपल साइज हियर। नंबर 3, the standard deviation of a sampling distribution of the sample means is called standard error of the mean। तो ये अगर आपको रिसर्च में वर्ड पढ़ने को मिले कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इतना है, तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या होगा, वो यही स्टैंडर्ड डेविएशन होगी जो कि सैम्पलिंग मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन है। अक्सर आप हिस्टोग्राम में या बॉक्स प्लॉट में जो मुख्तलिफ किस्म के बार्स होते हैं उनके ऊपर एक छोटा सा इस तरह का स्टैंडर्ड एरर का साइन देखते हैं, एक विस्कर देखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड एरर कौन सा होता है, यही स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन होता है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में 4 एलिमेंट्स हैं, एक है 5, एक है 10, एक है 15, एक है 20। और जब हमने इनका मीन लिया तो मीन है 12.5, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन ली तो दैट इज इक्वल टू 5.59। अगर वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस है 31.25। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉपुलेशन में से वी टेक सैम्पल्स, ठीक है, और उन सैम्पल्स की जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम द पॉपुलेशन वैल्यूज, ये हमारे पास 4 पॉपुलेशन वैल्यूज हैं, आर रिटन ऑन द स्लिप्स ऑफ पेपर एंड पुट इन अ हैट, और एक हैट में हमने उनको डाला है। 2 स्लिप्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, और 2 स्लिप्स को हम रैंडमली निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, बार बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम फॉर द पॉपुलेशन वैल्यूज वुड बी लाइक दिस। सो बेसिकली जब बार बार हम उनको रेपिटेशन के साथ, रिप्लेसमेंट के साथ दो दो उनमें से पर्चियाँ निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो एग्जैक्टली उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी, मतलब हर एक की जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 0.25 आएगी। अब देखें यहाँ पे अगर हम द पॉपुलेशन वैल्यूज़ जो हैं, ये हमारे पास वही 4 पॉपुलेशन वैल्यूज़ हैं, रिटन ऑन स्लिप्स ऑफ द पेपर एंड पुट इन अ हैट। 2 slips are randomly selected with replacement, list all the possible samples of size n2। तो दो दो वैल्यूज के सारे पॉसिबल सैंपल्स लिखने हैं हमने और उनका जो मीन है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कि एक सैंपल है जिसमें हमारे पास 5 एंड 5 आएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो 5 दो बार भी आ सकता है। तो जब आप दो पर्चे निकालेंगे तो आपके पास 5 एंड 5 आ सकता है, 5 एंड 10 आ सकता है, 5 एंड 15 आ सकता है, 5 एंड 20 आ सकता है, इसी तरह 10 एंड 5 आ सकता है, ठीक है, 10 एंड 10 आ सकता है, 10 एंड 50 एंड सो ऑन। तो टोटल ये 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके सामने ये नज़र आ रही हैं, और हमने इन सब का मीन ले लिया। मीन कैसे लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा। सब वैल्यूज़ के साथ यही करेंगे। तो हमने एक पॉपुलेशन जो कि 4 एलिमेंट्स पे एग्जिस्ट करती है, उसमें दो दो के सैंपल कलेक्ट किए। सैंपल साइज क्या है 2, टोटल कितने सैंपल आए हमारे पास 16, और हर सैंपल का हमने मीन ले ली। तो हमारे पास जो सैम्पलिंग मीन है वो है 16 सैम्पलिंग मीन्स। सो दिस इज योर x बार 1, दिस इज योर x बार 2 एंड सो ऑन। टोटल कितने हैं हमारे पास, वी हैव x बार अप टू 16। अब हम ये जो 16 हमारे पास सैंपल के मीन्स आए थे, इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते। तो 5 हमारे पास सिर्फ एक बार आया और 7.5 हमारे पास 2 बार आया। हम डाटा में एक बार देख लेते हैं क्या 7.5 2 बार आया, तो एक बार ये है जी और दूसरी बार ये है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी 7.5 नहीं है। तो आप देखें कि हमने जितने भी मीन हैं उनकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। हमने बताया कि मीन की वैल्यू ये है और वो इतनी बार हमारे पास शो हुआ है, ठीक है। तो जितने भी मीन्स हैं, राइट, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। तो जब हमने सैम्पलिंग मीन्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की तो हमने उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो वो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आप कर सकते हैं। जब हम उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आती है, वो ये है कि हमारे पास एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नज़र आता है हमें, जिस पे अगर हम पॉलीगॉन लाइन ड्रॉ करें
तो वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स जो है वो वजूद में आई, और आज हम मुख्तलिफ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं कि जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उनमें से अगर एग्जॉस्टिव सैम्पलिंग की जाए, मतलब बार बार सैम्पलिंग की जाए, तो अगर हम काउंटलेस नंबर ऑफ सैम्पल्स इकट्ठे करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, तो वो एक नॉर्मल हिस्टोग्राम हमारे सामने आएगा, यानी कि वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन के 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सैम्पल साइज कितना था, 2 का। अब अगर हम सैम्पल साइज इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे, तो बार बार सैम्पलिंग करने के बाद जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो इस पॉइंट पे आए कि अगर आपका सैम्पल साइज इक्वल टू 30, यानी कि 30 हो या 30 से ज़्यादा हो, तो कोई भी एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, डाटा चाहे जैसा मर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, उसके सैम्पलिंग मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो आप चाहे इस तरह की स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, जैसे भी बाइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब उसके सैम्पलिंग मीन्स की आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इससे हमें पता चला कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स में फेवरेबल होता है कि हम 30 या 30 से ज़्यादा का नंबर सैम्पल के तौर पे लें। सैम्पल साइज कम से कम 30 होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो if the population itself is normally distributed with mean mu and standard deviation, अगर population जो है वो normally distributed data की है, तो जो sample mean है वो भी एक normally distribution होगी, ठीक है। तो कोई भी केस हो, चाहे वो पॉपुलेशन जो है नॉर्मल हो, चाहे ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्क्यूड हो, अगर 30 से ज़्यादा का सैंपल होगा तो इवेंचुअली जो सैम्पलिंग मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, वो एग्जैक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और उसमें जो सैम्पलिंग मीन का मीन होगा, मतलब आपके पास टोटल जो मीन है यहाँ पे, वो देखें कि आपके पास जो टोटल मीन है यहाँ पे, इन सारे मीन को आप इकट्ठा करें, उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 12.5 आएगी, क्योंकि हमारा 12.5 पॉपुलेशन का मीन है। तो अगर हम सारे सैम्पल्स को एग्जॉस्ट करके उनके मीन फाइंड आउट करें, उन सारे मीन को इकट्ठा करके एवरेज लें उनकी, तो वही एवरेज आती है जो पॉपुलेशन मीन की एवरेज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप समझ जाएं क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि जब भी n मोर देन 30 हो तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स हैज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑफ कोर्स अगर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। वो क्या है, इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n। n इज द सैम्पल साइज, तो स्क्वायर रूट n जो है उससे डिवाइड करें अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो हमारे पास क्या आ जाती है, सैम्पलिंग मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या होता है, देखिए हमारे पास पॉपुलेशन का मीन क्या है, 12.5, ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है। तो पॉपुलेशन की मैं कहता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब हमने सैंपल लिए तो सैंपल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारी यहाँ पे आई। तो आप देखेंगे जो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है, हमारे हर सैंपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी एक मीन है, x⁻1, x⁻2, x⁻3। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे सैंपल मीन जो है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन पे फॉल करें, वो उससे डिविएट करेंगे, और इस डिविएशन को हम कैलकुलेट करके ये स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इन सैंपल्स की जो मीन की स्टैंडर्ड डिविएशन है फ्रॉम दी पॉपुलेशन मीन, उसको कैलकुलेट करता है कि कितनी डेविएट करते हैं आपके सैंपल के मीन्स पॉपुलेशन मीन से, कितना डेविएट करते हैं, उनमें कितना एरर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर कंसिडर करेंगे। सो अब यहाँ पे देखें कि the height of fully grown Mongolia bushes have a mean height of 8 feet and a standard deviation of 0.7 feet. अब आपने 38 रैंडम बुशेस को सिलेक्ट किया है फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये आपका सैंपल साइज है 38, एंड द मीन ऑफ ईच सैंपल इज डिटर्मिन्ड, और हर सैंपल का जो मीन है वो डिटर्मिन किया गया है। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
सो क्योंकि हमने कहा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वलेंट होता है, तो हम कंसीडर करेंगे कि मीन कितना है 8 फीट जो हमें दिया गया है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग मीन की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे मालूम करेंगे? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ 0.7, उसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट सैम्पल साइज विच इज़ 38, तो हमारे पास 0.11 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द मीन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोल सकते हैं। पूरा नाम इसका है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ऑलराइट, so the heights of fully grown Mongolia bushes have a mean height of 8 feet, ये भी हमने देखा, and the standard deviation of 0.7. We have selected 38 randomly selected bushes, and the mean of each sample is determined. The mean of sampling distribution is 8 feet, and the standard error or the standard deviation of the sampling distribution is 0.11. Okay, from the central limit theorem, because the sample size is greater than 30, the sampling distribution can be approximated by the normal distribution. अब इसका मतलब ये है क्योंकि सैम्पल साइज हमारा 30 से ज़्यादा है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो सैम्पलिंग जो हमारे सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपके स्क्यूड वैल्यूज होती हैं उनको सैम्पलिंग के थ्रू सेंट्रल लिमिट की तरफ ले आता है। ओके, सो यहाँ पे देखें आपके पास 8 क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, मीन इज 8 फीट, सो ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.7। तो अगर आप 8 में स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस करें 0.7 को, तो आपके पास आएगा 7.6 एंड 8.4, तो आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये वैल्यूज़ गिवन हो। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने देखना है कि इस पॉइंट से कम की वैल्यूज़ कितनी है और इस पॉइंट से ज़्यादा की वैल्यूज़ कितनी है, तो ये सारा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कंसीडर किया है, देखा है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल कर्व है आपके पास, उसके अंदर जो एरिया है उसको जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में से देखेंगे, उस टेबल में से देखने के बाद उस एरिया को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 7.8 यहाँ पे वैल्यू हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द हाइट ऑफ 38 बुशेस इज लेस देन 7.8, तो लेस देन 7.8 को पहले आपने जेड स्कोर में कन्वर्ट करना है। म्यू इज 8 एंड एक्स इज 7.8 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी, नाउ क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिग्मा नहीं यूज़ करते बल्कि सिग्मा एक्स बार यूज़ करते हैं, विच इज़ द स्टैंडर्ड एरर। तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? देखें, ये फॉर्मूला है कि हमारे पास एक मीन है जो कि हमें दिया गया है सैम्पल का, और एक पॉपुलेशन मीन दिया गया है, उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स बार पे, और सिग्मा एक्स बार आपको पता है कि हमने अभी देखा उसका फॉर्मूला क्या है कि हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं अंडर रूट एन से। राइट, सो इससे हम ये वैल्यू मालूम कर लेंगे। हमारे पास जो एक्स बार है वो हमें बताया गया है विच इज़ 7.8, म्यू कितना है हमारे पास 8, एंड डिवाइड करेंगे जो सिग्मा एक्स बार है विच इज़ 0.11, तो हमारे पास जो z की वैल्यू वो आ जाएगी विच इज़ -1.82, और -1.82 को हम टेबल में से देख लेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में एरिया आ जाएगा विच इज़ लेस देन और टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब देखें, इसी तरह आप दो पॉइंट्स के दरमियान का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने ये मालूम करना है कि क्या ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या ये एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, द एवरेज ऑन अ स्टैटिस्टिक टेस्ट वाज 78, तो एक स्टैटिस्टिक का टेस्ट है जिस पे एवरेज क्या है 78 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। If the test scores are normally distributed, find the probability that the mean score of 25, अब यहाँ पे z स्कोर, यहाँ कोई स्कोर सिंपली नहीं लिखा, मीन स्कोर लिखा है, तो जब मीन स्कोर की बात होगी तो फिर हम सैम्पलिंग मीन्स को यूज़ करेंगे, मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मेड ऑफ द सैम्पल मीन्स। तो यहाँ पे जो मीन स्कोर ऑफ 25 बताया गया आपको, ये मीन स्कोर का मतलब ये है कि डिफरेंट किस्म के सैंपल लिए उनके मीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे।
तो ये एक सिंगल वर्ड जो है मीन का, ये आपको डिफरेंस प्रोवाइड करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। क्योंकि जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जब वहाँ जहाँ पे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, वहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। और जब आप सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि मीन स्कोर्स की बात की जा रही है, तो हम अपने स्कोर्स को जिनके दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना है, उनको जेड स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करके हमने वैल्यूज़ मालूम कर ली, इन वैल्यूज़ को हमने टेबल में देखा और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो एरिया है दो वैल्यूज़ के दरमियान वो आ जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखें। द पॉपुलेशन मीन सैलरी फॉर ऑटो मैकेनिक्स is mu, which is $34,000 with a standard deviation of $2,500. Find the probability that the mean salary, again mean salary, average salary for a randomly selected sample of 50 mechanics is greater than 35,000. तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है आपने? सबसे पहले आपको पॉपुलेशन मीन प्रोवाइडेड है, पॉपुलेशन मीन गिवन है। उसके बाद आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है। उसके बाद फिर आपको n गिवन है जो कि सैम्पल साइज है। उसके बाद आपको x बार गिवन है जो कि 35,000 है। क्यों x बार है? बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन सैलरीज। ऑलराइट, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है कि आपने जो वैल्यूज़ मालूम करनी है वो ग्रेटर देन हो, मोर देन 35,000। तो मोर देन का मतलब है कि ये उस पॉइंट से राइट साइड पे फॉल करेंगी, तो आपने राइट साइड का एरिया कर्व में हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो अब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ किया। एक्स बार है 35,000 जो हमें गिवन है, और मीन हमें गिवन है 34,000, राइट। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमने डिवाइड किया अंडर रूट एन से, 50 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.83। 2.83 को हम टेबल में देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट की 2.8 से लेफ्ट की आएगी, 2.83 के लेफ्ट की आएगी। उसको हमने 1 में से माइनस करना है, तो 1 में से हमने 2.83 की वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास उससे राइट की वैल्यू आ गई विच इज 0.0023। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी है कि कहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो नहीं अप्लाई होगा। The population mean salary for auto mechanics is 34,000 with a standard deviation of $2,500. Find the probability that the salary for one randomly selected mechanic is greater than 35,000. तो यहाँ पे आपको कोई मीन सैलरी नहीं गिवन, आपको सिर्फ एक मैकेनिक की रैंडम सैलरी गिवन है। तो एक मैकेनिक की सैलरी जो है उसको हम किसी सैंपल में यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी सैंपल का मीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एक्स बार नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको मीन वैल्यूज़ नहीं गिवन, यहाँ पे आपको सिंपल डाटा पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर है, जब आप कर्व की बात करते हैं, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, तो प्रोसीजर सेम है, राइट। अब यहाँ पे देखें कि the probability that the salary of one randomly selected mechanic is greater than 35,000 is 0.3446। अब आपको probability given है और again one randomly selected mechanic की probability given है, तो ये जो probability value है ये वैल्यू है एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू, ये वो टेबल वैल्यू है जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग z वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 मैकेनिक्स, अब यहाँ पे अब ग्रुप भी बताया गया आपको कि 50 मैकेनिक्स का ग्रुप है और एक की जो रैंडम वैल्यू अभी ये है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी वुड हैव अ सैलरी ग्रेटर देन 35,000। तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। नंबर वन, एक तो हमने वैल्यू मालूम करनी है 35,000 से ज़्यादा की, राइट, और उसकी एक बंदे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3446। अगर हमने 50 लोगों की मालूम करनी हो तो 50 टाइम जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये एग्जैक्टली वो वैल्यू है। हम एक्सपेक्ट करेंगे दैट अबाउट 17 मैकेनिक्स आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 50
to have a salary greater than 35,000. इसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये प्रोपोर्शन भी है, ठीक है। प्रोपोर्शन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगी कि कितने रिलेटिव अमाउंट एक कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये जो एरिया है ये एक प्रोपोर्शन भी है कि इतना प्रोपोर्शन है जो कि इस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल से अप्लाई होता है। तो उस प्रोपोर्शन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। वन फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपके पास बाइनोमियल वेरिएबल हो, और बाइनोमियल वेरिएबल वो होता है जिसके सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं, ए एंड बी, हेड और टेल, येस और नो, ठीक है, पास और फेल। तो ये सिर्फ अगर दो ही आउटकम्स हों तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड, the normal distribution is also used for binomial distribution to approximate the binomial distribution when it would be impractical to use the binomial distribution to find the probability. Sometimes impractical होता है कि binomial distribution को use करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? आपने दो चीज़ें देखनी है, एक तो ये कि कंडीशन आपकी मीट करे, यानी कि जो सैम्पल साइज है उसको अगर आप सक्सेस फैक्टर यानी p से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या इक्वल टू 5 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको आपने q से भी मल्टीप्लाई करना है n को, और फिर भी आंसर 5 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मेट करें तो फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन हमने पढ़ा है कि वो n मल्टीप्लाइड बाई p होता है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन n मल्टीप्लाइड बाई p क्यू अंडर रूट होती है। तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखें, 36% of people in United States own a dog. You randomly select 25 people in the United States and ask them if they own a dog. तो आपने 25 लोगों को सिलेक्ट किया, उनसे पूछा है कि क्या वो डॉग ओन करते हैं या नहीं करते, तो उनका आंसर क्या होगा, येस होगा या फिर नो होगा। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास सक्सेस रेशो कितनी है। सक्सेस रेशो ये है 36%, 0.36, ये हमारा p का फैक्टर है, और q फैक्टर होता है 1 माइनस पी, तो q 1 माइनस 0.36 होगा विच इज़ इक्वल टू 0.64। सो n हमारे पास 25 है, 25 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर q से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों सूरतों में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। 14% of people in the United States own a cat. You randomly select 20 people in the United States and select ask if they own a cat. Again yes no का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखें कि n को जब आप p से मल्टीप्लाई करें इस सिचुएशन में तो आपके पास लेस देन 5 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में इसको पढ़ा था। तो इसका जब हिस्टोग्राम हम बनाते हैं तो इस तरह का नज़र आता है, उसमें बार्स नज़र आते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जो एरर होता है उसको कंसिडर करते हैं। When using the continuous normal distribution to approximate a binomial distribution, move 0.5 unit to the left or right of the midpoint to include all possible x values. तो हम एक इंटरवल यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्क्रीट वैल्यूज़ की तो 16 एक डिस्क्रीट वैल्यू है जो कि स्टार्ट होती है 15.5 से और कहाँ तक जाती है 16.5। क्लास बाउंड्रीज आपने बनाई थी, आपको याद होगा। तो 16 इनके दरमियान फॉल करता है, तो एग्जैक्टली 0.5 लेफ्ट और राइट साइड पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा, इंटरवल नज़र आएगा। तो इसलिए 0.5 का हम इसमें एक थोड़ा सा जो है वो कंसिडर करते हैं एरर। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, फ्रॉम एक्स वैल्यू वेयर वन वैल्यू इज डिटेक्टेड अप टू -0.5 एंड वन वैल्यू इज एडेड अप टू 0.5, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी, कि हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस बनाने के लिए करेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि कैसे आपने ये परफॉर्म करनी है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने ये पता करना है कि एन पी और एन क्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 हों। फिर आप मीन फाइंड आउट करेंगे n को p से मल्टीप्लाई करके, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट n p q के साथ। अब जब आपके पास मीन भी आ गया है, म्यू भी आ गया है,
और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा भी आ गया है, तो किसी भी x वैल्यू के लिए आप z वैल्यू मालूम कर सकते हैं x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा यूज़ करके। और अगेन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमने यूज़ किया उसी को यूज़ करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। So example है that 31% of seniors in a certain high school plan to attend college. If 50 students are randomly selected, find the probability that less than 14 students plan to attend college. तो यहाँ पे जो सक्सेस फैक्टर है यानी कि पी फैक्टर है वो आपकी एग्जाम्पल के पहले दो वर्ड्स हैं 31%। तो अगर P is 31% तो Q is 1 minus 31% which is 69%. So यहाँ पे 50 students are randomly selected. So N the sample size is 50. 50 को मल्टीप्लाई करेंगे P फैक्टर से और Q फैक्टर से, देखें दोनों में वैल्यू मोर देन 5 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में वैल्यू मोर देन 5 आ रही है तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा मालूम करेंगे। म्यू इज इक्वल टू एन पी, एन को हम पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन हमारा 50 है मल्टीप्लाइड बाई 0.31 दैट इज इक्वल टू 15.5 और सिग्मा की वैल्यू आ रही है 3.27। अब आपसे पूछा यह गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 14 स्टूडेंट्स प्लान टू अटेंड द कॉलेज। तो आपने 14 को देखना है, लेकिन 14 आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 13.5 से। ठीक है, तो 13.5 जो है अब उसका लोअर एंड है। अब 13.5 हमने क्यों यूज़ किया, 14.5 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 14। अगर ग्रेटर देन 14 होता तो हम 14.5 यूज़ करते, अगर लेस देन 14 है तो हम 13.5 यूज़ करेंगे क्योंकि उसका लोअर एंड है। तो 13.5 से ये हम कॉन्टिन्यूटी इसकी यूज़ करेंगे और इस पॉइंट से लेफ्ट की वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। तो 13.5 एक्स की वैल्यू हो जाएगी, म्यू हमने मालूम किया है 15.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मालूम किया है 3.27। तो हमारे पास z स्कोर आ रहा है -0.61 का। इसको हम टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.09%। So we can say that the probability that less than 14 students will plan to attend college is 27.09 or 27.1%. All right. So again, a couple of more questions that you can use and solve the binomial probability questions as well. So that is the end of the chapter number 6, which is about the normal distribution. And make sure you do ample practice and see all the examples given in the chapter. And we will also have an assignment from this chapter. So hopefully we will have a Zoom session where we can discuss all the problems that you're facing. So thank you very much. See you later, inshallah. Take care. Allah Hafiz.